नमस्ते सभी को। तो पिछली बार हमने देखा था वो जो कंटिन्यूएशन था कि कंटक शोधन, कि कैसे कोई क्रिमिनल है उनको या किस पे शंका हो, है ना, कोई भी काम कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो और किसी पे शंका हो तो किस तरीके से स्पाइस के जरिए उन पर आंखें रखी उन पर नजर रखी जा सकती है, कैसे उनको पकड़ा जा सकता है वगैरह वगैरह, कैसे उनके लिए ट्रैप ले किया जा सकता है। ये सब हमने पिछली बार देखा था। हमने थोड़ा सा जो सुसाइड है, आत्महत्या, उसके विषय में क्या विचार है चाणक्य के, ये भी हमने देखे थे। अब उसी से आगे बढ़ते हैं। तो आज जो पहले मुझे लग रहा था कि वो सेक्शन खत्म हो जाएगा इस बार, चौथा वो शायद नहीं होगा, बट खैर आज भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे हम। तो हम हैं पेज नंबर 347 पर, आठवां अध्याय। और आठवां अध्याय है वाक्य कर्मानुयोग। वाक्य कर्मानुयोग इन द सेंस कि अभी आपको हमको किसी के पे शंका हो गई है, या जो भी वो राजा के पुलिस है उनको शंका हो गई है और उनको पकड़ा है। जो भी संदिग्ध है उनको पकड़ा है। अभी पकड़ा है तो ये ऐसे होता है ना कि या तो आप उनको प्रूफ, आप किसी को भी पनिशमेंट दो, दंड दो, उसके पहले प्रूफ मिलना अत्यावश्यक है। तभी भी ऐसे ही था। आप किसी को भी सिर्फ शंका के कारण उनको दंड दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो या तो उनसे उनका जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, वो उनसे मनवाना पड़ेगा। दे हैव टू अग्री टू इट, है ना, कि वह भी हाँ ये करा है। तो या तो वो स्वयं से कहे कि ये करा है, और साथ साथ सिर्फ करा है कहने से भी काम बन जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार डर के मारे भी लोग कह सकते हैं कि हाँ हाँ कर दिया, या प्रेशर में आके, या किसी ने जानबूझकर पैसे देकर करवाया, उनसे कहा, उसको कहा गया हो, या धमकी देकर कि भाई यू एक्सेप्ट दिस क्राइम, किसी और ने किया है। तो ऐसे भी सिर्फ वो मानते हैं इसीलिए हम कर दे, उनको दंड दे दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कैसे इकट्ठा करो, कैसे उनसे पूछताछ करो, कैसे, जैसे आज भी जो कोर्ट ऑफ लॉ में होता है कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं वगैरह, मैजिस्ट्रेट है वो क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें सत्य कितना है। और अगर सत्य प्रूव हो जाए तो ही फिर आगे उसको दंड मिल सकता है। तो वो कैसे करते हैं उस विषय का ये अध्याय है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। एक तो वही है जैसे होता है, जो पहला है, मुषित सन्निधौ बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च साक्षिणाम अभिशतस्य देश जाति गोत्र नाम कर्म सार सहाय निवासान अनुयुंजित। बेसिकली जो मूषित, मूषित मतलब जिसने कंप्लेन की हो या जिसके साथ बुरा हुआ हो। जैसे अगर कोई ने चोरी किया है तो जिसके घर पर चोरी हुई है, जिससे सामान चोरी हुआ हो, द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। तो उनके सामने जिस पर भी शंका हुई है उनको पकड़ा हो, तो सबसे पहले तो उनकी पूछताछ करो, सारे जो डिटेल्स है उसके विषय में वो पता करो। उसके बाद जो कर्म हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसके विषय में पता करो कि अच्छा कितने बजे हुआ, कहाँ हुआ, ये जो जिस पर शंका है वो उस समय कहाँ था, कौन उसके सहायक थे, किस प्रकार वो घर के अंदर आया होगा, किस प्रकार बाहर निकला होगा, किस प्रकार की वस्तुओं की चोरी हुई है वगैरह वगैरह। तो अगर वो वस्तुओं के साथ ही पकड़ा जाए तब तो ठीक है, तब तो आपके पास डायरेक्ट प्रूफ है। अगर वस्तुओं के साथ ना पकड़ा जाए तो फिर हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा था, यू हैव टू ट्रेस इट बैक, और फिर पता करना होगा कि यही है या कोई और है। तो ऐसे करके पूछताछ कर करके यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई क्या हुआ है, इस पूरे प्रकरण प्रकरण में हुआ क्या है। वो जो कन्विक्ट है, वो रादर अक्यूज है, वो कहाँ पर रात को रुका था, कहाँ से आया था, कौन उसके साथ थे वगैरह वगैरह। तो इस सारे इसका आप पूछताछ करो। पूछताछ करने पर पूछताछ करने पर अगर पता चले कि नहीं नहीं ये तो शुद्ध है, इसने जो भी क्राइम है वो नहीं किया है, कोई भी पुरावे जो जो पुरावा अपने जो गुजराती में कहें कि कोई भी जो प्रूफ्स है वो इसके अगेंस्ट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर उसको छोड़ दोगे। तो इसमें यही है कि अगर शुद्ध है वो तो उसे छोड़ दो। अन्यथा कर्म प्राप्त, अन्यथा कर्म प्राप्त, कर्म प्राप्त मतलब अन्यथा अगर वो शुद्ध है, ये प्रूव नहीं होता, ठीक है, कि वो फॉल्टलेस है, गिल्टी नहीं है, ये प्रूव नहीं होता। गिल्टी है ये भी हुआ है पर गिल्टी प्रूव नहीं होता, गिल्टी नहीं है ये भी प्रूव नहीं होता। जैसे कि किसी के वो कुछ कह रहा हो, उसका जो सहायक है वो कुछ और कह रहा हो,
हुआ कुछ और हो, वगैरह वगैरह। तो कॉन्फ्लिक्टिंग वस्तुएं कही गई है, ठीक है। तो अभी भी क्राइम इज नॉट एक्सेप्टेड, एग्जैक्ट आपके पास उत्तर नहीं है कि यही है, पर जो वाक्य आपने जो पूछताछ की है उससे ये शंका के दायरे में और भी आते जा रहे हैं। तो उस समय फिर आप क्या करो, तो फिर जैसे टॉर्चर, जैसे हम वो क्राइम पेट्रोल में भी देखते हैं ना कि उसे लाठी मार के कबूल करवाते हैं कि सच बोल रहे हो कि नहीं बोलो, तो फिर उनको आप टॉर्चर कर सकते हो बेसिकली। जो इस तरीके से शंका के दायरे में आ गए उसको उसको अन्यथा मतलब अगर वो प्रूव नहीं होता कि वो गिल्टलेस नहीं है तो कर्म प्राप्त, तो उसको आप और टॉर्चर करके सच उगलवाओगे। अच्छा, इसमें एक चीज दी गई है, त्रिरात्रा उधर्वम अग्र यह शंकितः अग्र ही अशंकितः पृच्छा भावात अन्यत्र उपकारण दर्शनात्, कि अगर 3 दिन से अधिक हो गए हो, चोरी होके 3 दिन से अधिक हो गए हो, तो केवल शंका के कारण आप किसी को पकड़ लो ऐसा नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल उसके पास ऐसी कुछ हथियार मिले हो या ऐसे कोई प्रूफ्स मिले हो, चोरी का माल सामान मिला हो, बिना कारण केवल शंका के इस पे कि जैसे चलो किसी के घर पे चोरी हुई है, तो पुलिस को लगता है कि भाई शायद घर का कोई काम करने वाला या ऐसा कोई शराबी बेटा या ऐसे कुछ है, उसको आप जेल में लेकर जाओ और पूछताछ करो, ठीक है, सिर्फ संदेह के कारण, प्रूफ तो कुछ नहीं है, केवल संदेह के कारण। पर अगर 3 दिन हो जाते हैं तो आप किसी को ऐसे उठा नहीं सकते, देन यू नीड अ मोर सॉलिड रीजन टू पिक अप समबडी फॉर पूछताछ, ठीक है। तो जैसे इसमें भी आता है ना कि आपके पास वो कोर्ट की नोटिस होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट का सैंक्शन होना चाहिए, तो ही आप जाके लेके आ सकते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बिकॉज 3 दिन के बाद एकदम सिर्फ शंका के बेसिस पे किसी को डालो तो क्वेश्चन आंसर भी सही से नहीं होगा, लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि क्या उत्तर देना है, क्या उत्तर नहीं देना है ना। किसी को अगर सेटअप करना है तो वो भी हो सकता है, तो इसलिए 3 दिन तक, 3 दिन के बाद आप किसी को ऐसे ही नहीं उठा सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सॉलिड रीजन। अच्छा, अब एक चीज पे बहुत आगे हम देखें कि बहुत भार दिया गया है कि अगर किसी को सेटअप करा जाए तो दैट वाज नॉट अलाउड। जैसे आज भी हम देखते हैं और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, हम जब वो जो लॉज की बात कर रहे थे कि झूठ मूठ का आरोप लगा दे कोई, झूठ मूठ का आरोप अगर लगाता है, तो जो झूठ मूठ का आरोप लगाता है उस पर भी दंड है। यही बात इस चैप्टर अगले वाले पैराग्राफ में और डिटेल में जाती है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि कोई भी लॉ का लूपहोल हो और आप किसी को केवल टॉर्चर कराने के लिए सेटअप करा दो, है ना, केवल परेशान करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि वो दिनांक पे दिनांक, दिनांक पे दिनांक चलता रहेगा, कोर्ट केस में उसे फंसाए रखो, जब उत्तर आ रहा है आना है, इसका तो हाल बेहाल हो गया, है ना, नाम पे कलंक लग गया वगैरह वगैरह। तो ऐसा जो करता है जानबूझकर, जैसे इसमें लिखा है अचोरम चोर इति अभिव्यवहार चोर अचोर समूह दंड, तो वो कहते हैं कि अगर कोई चोर नहीं है पर कोई उसे चोर है ऐसे कहकर पकड़वाने का प्रयत्न करे, तो जो ऐसा झूठा आरोप लगा रहा है जानकर, इंटेंशनली, उसको जो चोर को दंड मिलता है ना, वही दंड उसको भी मिलेगा जो जानबूझकर किसी को ऐसे अक्यूज कर रहे हैं उसको फंसाने के लिए। उसी तरीके से जो चोर को छुपाते हो, चोर प्रच्छादयतः च, कि ऐसे चोर को छुपाने का कोई काम करते हो तो उसको भी चोर जितना ही दंड मिलेगा। फिर अगर ये प्रूव हो जाए कि जो चोर है या किसी को तो द्वेष के कारण, राग द्वेष के कारण, एनिमिटी वैर के कारण अक्यूज किया जा रहा है झूठ मूठ, कि भाई इसमें गुस्सा है इसलिए आप जानबूझ के सेटअप कर रहे हो, उसको अक्यूज कर रहे हो, चोर है कि नहीं है कोई बात नहीं, पता नहीं है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में भी जो ऐसे सेटअप जो जिसको सेटअप किया उसको तो आप छोड़ ही दोगे, और जो सेटअप करा रहा है उसको आप दंड दोगे। अच्छा, अभी वो आगे कहते हैं शुद्धम परिवासयतः पूर्व साहस दंड, अगर वो जो पुलिस है या जो मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो जो आप प्रूव हो चुका है कि इसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको छोड़े नहीं और पकड़ के रखे, क्योंकि कुछ साठगांठ हो, कुछ मिलीभगत हो जो अक्यूज कर रहे हैं उनके साथ, तो उसको भी दंड मिलेगा। अगर जो शुद्ध है उसको छोड़ नहीं दिया गया टाइम से, तो उसको बिना वजह पकड़ के लिया गया, तो इस तरीके से है। फिर अच्छा, शंका है तो किस तरीके से उसका निवारण करो, क्या क्या देखना चाहिए वगैरह वगैरह, उस सब पर थोड़ा है। और जो मैं अभी आपको कह रही थी कि वो बात आ रही है कि एतेषाम कारणानाम अन अभिसंधाने विप्रलपंतरम अचोरम विद्यात्, कि अगर कोई कहता है कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, पर अन अभिसंधाने,
आपने जो भी तहकीकात करी है, उससे जो भी आपका अन्वेषण हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उससे आपको ये पता चलता है कि ये चोर नहीं है, ठीक है? इसके अगेंस्ट ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये चोर हो सकता है। फिर भी और अगर वो कहता भी हो विप्रलपंतम कि भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, तो ऐसे को भी आप छोड़ दोगे, उसको आप पकड़ोगे नहीं। वो अगर बोल भी रहा है, वो कबूल कर रहा है कि मैं चोर हूँ, पर क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि वो कहते हैं कि कई बार सन्निपाते चोर वेश शस्त्र भांड सामान्येन ग्रह्यमाणो दृष्ट चोर भांडस्य उपवासने वा यथा ही मांडव्य कर्म क्लेश भयात चोरो चोरो अस्मि इति ब्रुवाण। तो वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जहां बहुत सारे चोरों की बस्ती या कोई डाकुओं का ये हो, वहां कोई साधारण मनुष्य भी हो और वो वहां पे पकड़ा गया हो, भूल से, उसका कुछ पता नहीं, वो तो आते जाते वहां से पकड़ा गया हो, तो उसे पकड़ लिया गया हो, और अब वो तो साधारण है ना, तो उसको लगेगा अरे मैं मानू, अगर मैं मान नहीं चाहता हूँ तो मुझे मारेंगे, जैसे वो डर टॉर्चर करेंगे मुझे, तो टॉर्चर होने के भय से, डर के भय से अगर वो एवरी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली जो चोर ना हो वो डर के मारे स्वयं से एक्सेप्ट कर ले। और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा मांडव्य। तो मांडव्य नाम की एक ऋषि है, ये महाभारत की बात है, महाभारत में आती है कि मांडव्य नाम की एक ऋषि है, और इंद्र के सैनिक है, वो किसी चोर को ढूंढते ढूंढते जाते हैं और वो इनके पास पहुंचते हैं, मांडव्य के ऋषि मांडव्य के पास, और वो मांडव्य से पूछताछ करते हैं, और इसमें ऐसा, उसमें आई थिंक महाभारत में ऐसा है कि वो गिल्टी नहीं है, पर वो कुछ बोलते नहीं है, ही डजंट डिफेंड हिमसेल्फ, तो उनको लगता है यही चोर है और उनको शूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो उसके कारण दे से कि ये जो धर्मराज धर्मराज सॉरी इंद्र नहीं, धर्मराज के कुछ ये है, तो उनको शूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो इसके कारण जो है कि धर्मराज को पाप लगता है और वो विदुर के रूप में आते हैं। सो देयर इज सम स्टोरी अराउंड दैट, ठीक है? तो यहाँ पर वो उसी का संदर्भ लेकर कह रहे हैं कि कई बार ना, जो चोर ना हो, वो भी परिस्थिति के वश, भय के कारण, उस परिस्थिति में आ जाने के कारण अपने आप को चोर हूँ ऐसा बोल देता है, बिकॉज ही माइट थिंक इट्स इजियर वे आउट, इससे वो टॉर्चर से बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे पांडव्य के साथ हुआ था, और अगर ऐसा हुआ तो जो जो वो कथा में आता है कि जिसने दंड दिया उसको श्राप लगता है। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि प्रूफ ना हो तो जो एक्सेप्ट करते हैं उनको भी आप चोर मान नहीं सकते। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि पेज नंबर 348, मंद अपराधम बालम वृद्धम व्याधितम मत उन्मतम क्षुत पिपासा साधव काल कालांतम इति आशितः आशितम आत्मकाशितम दुर्बलम वा न कर्म कारये। जिसने थोड़ा बहुत, हमने शुरुआत में भी देखा था जब चाणक्य दंड की बात कर रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे कि जितना होना चाहिए यथार्थ दंड देना चाहिए, ठीक है? अभी उसका अर्थ वो कह रहे हैं कि मंद अपराध, जिसने थोड़ा बहुत ही कुछ किसी के यहाँ से एक छोटा सा कुछ 10 रुपए चुरा लियो, ठीक है? वो कोई कारणवश, कोई बहुत ही भूखा हो, कोई बहुत ही प्यासा हो और उस कारण से कुछ चोरी हो गई है, या किसी बच्चे ने इनोसेंस में कर दिया हो, या कोई बहुत ही वृद्ध है, एकदम हेल्पलेस है, ऐसी परिस्थिति में किसी के द्वारा कोई अपराध हो गया हो, ठीक है, एंड दैट अपराध इज एक्चुअली नॉट वेरी बिग, तो उस परिस्थिति में आपको उसको दंड देना चाहिए, आवश्यक नहीं है। आप जजमेंट लो और उनको छोड़ दो, उनकी परिस्थिति को समझो, उनकी परिस्थिति, उनकी अवस्था को समझकर ही आप दंड दो। अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसे लोगों को आपको दंड देना या टॉर्चर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर और वो इसी में जाते हैं कि किस तरीके से और आप प्रूव कर सकते हो कि कैसे होता है कैसे नहीं, वगैरह वगैरह। दूसरी बात वो कहते हैं कि न तु एव स्त्रियम गर्भिणी सूतिकाम वा मास वर्ज प्रजाता, कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या जस्ट बच्चा हुआ है, तो बच्चा होने के 1 मास तक, 1 महीने तक आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इम्प्रिजन हर, यू कैन नॉट टॉर्चर हर, गर्भिणी को तो बिल्कुल नहीं, और अगर जस्ट बच्चा हुआ है तो वो उसके 1 मास के पश्चात ही आप उसको कर सकते हो, उसके पहले आप उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज वो इम्पैक्ट बच्चे पे होता है। तो ये एक और इसमें है। तो यू सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ मिक्स ऑफ कंपैशन एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी स्ट्रिक्ट। आगे आज हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के पनिशमेंट्स की भी बात हुई है।
तो वो भी हम देखेंगे। पर इट इज नॉट विदाउट अ हार्ट। कई बार लोगों के मन में ये, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि अर्थशास्त्र कुटिलता, इट्स ऑल अबाउट कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन, नहीं, बट वी सीन टिल नाउ ऐसा नहीं है। चाणक्य इज वेरी प्रैक्टिकल। चाणक्य जानते हैं लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी कैसे होती है, कैसे कुछ लीवे उनको इंडल्जेंसेस का भी देना चाहिए, पर वो इंडल्जेंसेस को भी रेगुलेट करना चाहिए। उसी प्रकार से वो ये भी समझ रहे हैं कि किसी किसी परिस्थिति में ऐसा हो जाता है, लोगों के साथ अपराध हो जाता है, तो उस केस में आप उसको अनदेखा भी कर सकते हो। अगर वो राग द्वेष के कारण हुआ है, उन्माद में भर के हुआ है, अगर वो आत्महत्या है, तो उसके लिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी कैसे सेट करो, प्रोसीडिंग्स कैसे सेट करो कि वो ऐसा ना करे, तो उनको डिस्करेज भी कैसे करना है, इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट भी है ना। जैसे वो शुरुआत में कहते हैं कि राजा को मृदु भी होना चाहिए और अत्यंत कठोर भी होना चाहिए, इट कांट जस्ट बी वन। तो वो सारे जो प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, टॉर्चर, इसमें भी वो हमें दिखता रहता है। तो जस्ट सी द थीम, अंडरलाइंग थीम, द इमोशन एंड द थॉट प्रोसेस अंडरनीथ दीज थिंग्स। फिर हाँ, फिर इसमें वो अलग अलग प्रकार के टॉर्चर्स कैसे हैं, कि टॉर्चर्स मतलब जो हमने कहा कि सत्य उगलवाना है, तो उसके लिए क्या क्या आप करवा सकते हो। तो आई विल टेक सम एग्जांपल्स। तो कहते हैं चार तो कॉमन है, चार आर वेरी कॉमन। वी आर ऑन पेज नंबर 349, 27 वाक्य। षडदंडाः सप्तकशाः द्वौ द्वौ उपरि निबंधाः उदक नालिका च। तो ये तो चार सिंपल है। सिंपल वाले कौन से, कि डंडे से छह बार छह डंडे मारो, छह डंडे का ये मारो, या सात वो जो विप्स होता है ना, वो जो चाबुक, या चाबुक से 7 बार आप मारो, या द्वाऊ आपके जो दोनों लिम्स है उसको ऊपर से लटका दो, उल्टा लटका दो या ऐसे लटका दो, तो ऐसे लटका के रख दो। या फिर नाक के अंदर नलिका डाल के उसमें पानी डाल दो। तो बेसिकली वो टॉर्चर का मेथड है, जाकि आप उससे आप सच बोल दो। पर अगर बहुत ही गंभीर अपराध है, तो गंभीर अपराध विल कॉल फॉर गंभीर टॉर्चर। ऑल्सो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे अपराधी होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये छोटे मोटे तो उनको मालूम है कि क्या करेंगे, डंडा मारेंगे भगा देंगे, है ना। अगर आप क्राइम पेट्रोल देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि तो उनको मालूम है कि यार 2 डंडा मारेंगे हर बार का है, वापस बाहर भी जाएंगे, वापस अंदर आएंगे और वापस वही का वही। इट इज इजी टू ईट, वो 4 डंडा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अगर एकदम यूज टू क्रिमिनल्स है या रिपीट ऑफेंडर्स है, तो उनके लिए आप कड़क मेजर्स भी यूज कर सकते हो। तो वो कड़क मेजर्स में और 12 चीजें बताते हैं कि वो क्या कहते हैं। नववेत्र लता कि 9-12 बहुत ही शार्प लकड़ी से मारो। द्वादशकम 12 विप्स मारो। द्वौ उरो, द्वौ उरो की जो पैर है उसको ऐसे अलग अलग, उरो मतलब थाइज बेसिकली, तो द्वौ उरो, तो बेसिकली मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है ये बात, पर वो पैरों को एकदम बांध के लटका दो, ऐसे 2 अलग अलग ऐसे खींच के ऐसे करके लटका दो। फिर अष्टविंशति नक्तमाललता। नक्तमाललता, नक्तमाल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ ट्री का बार्क, उसकी लकड़ी, मेरे ख्याल से वो बहुत ऐसे खुना खुना जो कहते हैं ना कि बहुत लगती होगी, ऐसा होगा। तो नक्तमाल से आप वैसे उस लकड़ी से कितने अष्टविंशति 28 बार उस ऐसे लकड़ी से मारो, कदाचित उससे खून वून भी निकलता होगा, ज्यादा लगती होगी वो लकड़ी। फिर द्वात्रिंश तला, त्रिंशत तला की 32 झापड़ लगाओ उसे ऐसे जोर जोर से। वो कई बार स्पेशली लड़कियों को आपने देखा होगा कि वो जो लेडी पुलिस होती है वो धपाड़ धपाड़ करके चाटे लगाती है, ऐसे हाथ पे उपस आए, उंगलियां उपस आए, तो वैसे तो 32 वन पूरी थी यार। फिर वो वृश्चिक बंध, वृश्चिक वृश्चिक बंध मतलब स्कॉर्पियन जैसे बांधो। तो जो एग्जाम्पल जो मैंने डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ा कि एक हाथ और एक पैर को ऐसे फोल्ड करके बांधो, और दूसरे हाथ और दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करके बांधो, मतलब हाथ और पाँव को एक साथ, हाथ और पाँव को एक साथ ऐसे करके, और फिर शायद उसे लटका दो ऐसे कि वो वृश्चिक जैसे स्कॉर्पियन जैसे उसको लटका दो। फिर उलंबने, उलंबने दे, उलंबने मतलब उल्टा लटका दो उसे, उल्टा लटका देना। फिर सूची हस्त हस्त की जो हाँ वही होगा, इट्स प्रीटी मच लाइक दैट कि वो वृक्ष
वृश्चिकासन, बट वृश्चिकासन तो और टफ है आई थिंक, बट उसमें अगर आप बांध के रख दो किसी को वो स्कॉर्पियन पोज में, देन आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। फिर सूची हस्त कि हाथ में सुई चुभाओ, सुई जो है उससे हाथ में आप ऐसे चुभाने का काम करो। फिर ये मुझे समझ नहीं आया है, बट बेसिकली वो कहते हैं कि जब या ऐसा कुछ हो ना, वो पिला दो बहुत ज्यादा उनको, और वो पिलाने के बाद उनकी उंगली जलाओ। तो उंगली जलाना तो मुझे समझ आता है, पर वो पिलाना क्या है, या पिला जिसने ऐसे पी लिया है उनकी उंगली जलाओ। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लियर, बट समथिंग लाइक उंगली जलाने की बात है इसमें। नार्कोटिक्स, एक्यूप्रेशर, यस। फिर प्रतापम, ऐसे जलते हुए सूर्य में उनको बाहर खड़ा कर दो, ऐसे स्नेह पिला करो, कह रहे हो उनको तेल पिलाकर जलते हुए सूर्य में खड़ा कर दो। फिर बहुत ही ठंड की रात हो तो वहां पर एक बल्बज करके, वो भी एक प्रकार का वुड है, लकड़ी है, शायद बहुत ही वो ऐसे थॉर्नी थॉर्नी लकड़ी नहीं, सॉरी, वो ग्रास जैसा है, वो थॉर्नी थॉर्नी है बहुत ज्यादा। तो ऐसे थॉर्नी थॉर्नी पलंग पर उनको सुला दो ठंड की रात में, ऐसे करके। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्चर, जिससे उसके डर के कारण होपफुली जो शंका के दायरे में है वो सच बोल देगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स दैट आर मेंशन्ड। फिर अच्छा, सो देयर इज अनदर थिंग कि दिवासांतरे एक एकम च कर्म कार्य, कि ये जो टॉर्चर है वो एक साथ सब कुछ कर दो ऐसा नहीं है, अल्टरनेट डेज पे करो। ठीक है, कि वो नहीं मान रहे तो आज किया, फिर ऐसे नहीं कि कल भी करे जा रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे तो वो बंदा मर जाएगा। तो एक दिन करना है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन करना है, एक दिन छोड़ना है, तो बेसिकली यू लेट हिम हील एज वेल, और वापस वो डर बिठाते जाना है, तो होपफुली उससे वो सच बोल देंगे। फिर इसमें बीच में वो लोग वो वी सीन ना क्या क्या इसमें बीच बीच में कई बार दो चैप्टर्स का ये मिक्स हो जाता है। तो अब तक वो टॉर्चर की बात करें और अब वो दंड केस में आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, सर्व अपराधेशु अपीडनीयो ब्राह्मण, कि ब्राह्मण ने कोई भी प्रकार का अपराध किया हो तो आप उसे फिजिकली नहीं मार सकते। ठीक है, फिजिकली उनको टॉर्चर नहीं कर सकते, पर आप क्या करो, दैट्स इवन मोर, क्या कहो कि मैं पढ़ती हूँ। सो दे से सर्व सर्व अपराधेशु पीडनीयो ब्राह्मण, अपीडनीयो ब्राह्मण। अगर ये एक लाइन पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा क्या मनुवादी ये लोग हैं, ब्राह्मण को आप पीड़ा नहीं दे सकते, पर क्या करे वो करो उसे। तो उसके लिए वो कहते हैं तस्याम तस्याम शस्तांको ललाटे स्याद व्यवहार पतनाय। अभिशंसा बेसिकली उसकी जो ललाट है ना, सर पे आप ठप्पा लगा दो, ठप्पा लगा के उसके साथ का जो सारा व्यवहार वगैरह है वो खत्म कर दो, और उसे घुमाओ वो ठप्पा लगा के। तो कैसा, स्तेय श्वः, कि अगर उसने चोरी की है, ब्राह्मण चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो उसके सर पे कुत्ते का स्टैंप लगा दो। अगर सर पे वो है ना, वो कौन सी दीवार मूवी में उसके हाथ पे लिखा है कि तेरा बाप चोर है, दैट तेरा बाप चोर हैज स्टेड विद हिम ऑल हिज लाइफ, और वो उसे इतना ट्रॉमा देता है। तो आप सोचो कि ये किसी को टॉर्चर करना और अपराध देने से भी बदतर है। आपने किसी को जीवन भर के लिए स्टैम्प कर दिया, कलंक लगा दिया उसके सर पर, कि भाई ये इसके सर पे अगर कुत्ता है तो आप सबको मालूम है कि इसने कभी तो चोरी किया है। ऐसे मनुष्य के साथ जो ब्राह्मणों को एक तो आदर मिलता था वो खत्म। और बात ये भी है ना कि यू इट इज एक्सपेक्टेड कि जिसको सबसे ज्यादा आदर मिल रहा है, हु इज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ नॉन इंडल्जेंस, वो अगर कुछ अपराध करते हैं तो आपने उनको इतना लीवे वैसे भी दिया हुआ है कि आप उनको मारोगे नहीं, आप उन सबका ध्यान रखोगे, रॉयल पैट्रनेज दोगे, सब करोगे। और उसमें अगर ऐसा मनुष्य हु इज सपोज्ड टू सेट अप प्रेसिडेंस फॉर द सोसाइटी, उदाहरण सोसाइटी के लिए स्थापित करना है, वो ऐसे कर रहे हैं, तो सबके जैसे ट्रीट करने की आवश्यकता है, हाथ मार मारने की आवश्यकता नहीं है। दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक इट, फेयर इनफ, पर क्या करो, यू शेम देम बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू देम, their honor is important to them, so that is what you hit। तो वो कहते हैं कि स्टे ये श्वान बेसिकली वो कुत्ता उनके सर पे ठोक दो। मनुष्य वधे कबंध, अगर उनके हाथों किसी की मृत्यु हो जाती है, वो किसी का वध कर देते हैं, तो कबंध, कबंध मतलब मुंडी बिना का शरीर,
ठीक है, देयर इज नो मुंडी, ओनली हेडलेस बॉडी, तो वो हेडलेस बॉडी उनके सर पे स्टैम्प कर दो। फिर गुरु तल पे भगम, अगर गुरु पत्नी के साथ वो ये इनफिडल होते हैं, ये व्यभिचार करते हैं, तो फिर क्या करो, वो भगम मतलब वो स्त्री का जो योनि है वो उसके सर पे डाल दो। सूरापाने मध्य ध्वजा, अगर सूरापान अगर दारू में उन्मत्त हो गए तो वो भी उनके सर पे आप ठोक दो, वो ध्वज जैसे कुछ तो करके, तो इस तरीके से स्टैम्प इट ऑन देयर हेड, तो कि वो जहां जाए सबको मालूम है कि ऐसा है। सो बेसिकली व्हाट इज आपके उनका, आप उनका जीवन ही मृत्यु के बराबर करो, बट डोंट फिजिकली हिट देम, फिजिकली आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते जैसे आपने बाकी सबको किया है। दिस इज द वे टू पनिश देम, सो टू से। पर अभी तक टॉर्चर की बात आ रही थी, पनिशमेंट की नहीं थी। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू पनिश इफ अ ब्राह्मण इज, ये आगे चल के फिर बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स की बात है। बेसिकली वी नो दैट नन ऑफ देम अप्लाई ऑन द ब्राह्मण्स, बिकॉज ब्राह्मण्स के साथ तो दे ऑलरेडी डेल्ट विद दिस, कि ऐसे करके उनको डील कर। फिर दिस इज द लास्ट वन इसमें, जिसमें वो कहते हैं ब्राह्मणानां पाप कर्माणाम उद्देश्यांकित उद्देश्य अंगकृत व्रणाम कुर्यान निर्विषय राजा वासयेद अकारेषु, कि ऐसे जो ब्राह्मण अगर ऐसे कुछ अपराध कर ले तो उनके सर पे आप ये कर दो, और उनका सारा कामकाज तो वैसे ही ठप हो गया, और उनको आप अपने जो राज्य से निष्कासित कर दो। तो दीज आर फॉर राजा, फॉर द ब्राह्मण। इसके आगे जो अगला अध्याय, सॉरी दिस वाज द 8th अध्याय, द 9th अध्याय इज ऑन सर्वाधिकरण रक्षणम। सर्वाधिकरण रक्षणम, दिस इज ऑन कि जो राजा के ऑफिसर्स हैं, राजा का काम है दंड नीति का उपयोग करना। दंड नीति का उपयोग क्यों करना? ताकि जो समाज है उसमें धर्म स्थापना होती रहे, न्याय स्थापना होती रहे, सब लोग जो है वो अपने जो उनकी जो लिमिट्स है उसका उल्लंघन ना करें और अपना कार्य करते रहे, किसी और को परेशान ना करें। परंतु एज वी नो, सबसे जो जो सबसे ज्यादा पोटेंट है लोगों को परेशान करने वाले, वो तो वही है जिनके पास पावर है ना। जो रॉयल ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, जो पुलिस में है, सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने का जो पावर है वो तो उनमें है ही, गिवन देयर स्टेचर। तो तो चाणक्य कहते हैं कि लोगों को दंड रख के उनको लिमिट में रखने का तो एक बात है, सबसे पहले तो जो आपके राजा के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ही आप सबसे पहले तो काबू में रखो। उनको कैसे काबू में करोगे? उनको भी काबू में करोगे दंड के द्वारा ही। और उनपे हमने ये तो देखा ही था कि उनके पीछे स्पाइस तो लगा ही रखे हैं, हर एक के पीछे, है ना। वो तो वी सॉ इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि स्पाइस तो वैसे भी उनपे लगा रखे हैं, और जो नगर के अध्यक्ष है, गांव के अध्यक्ष है, वगैरह वगैरह, उनके पीछे भी स्पाइस है, ध्यान रखने के लिए वो सही कर रहे हैं गलत कर। तो अभी अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है तो क्या करो? तो उसका ये जो पूरा चैप्टर है, दिस इज ऑन दैट ओनली, कि किस प्रकार से जो ऑफिसर्स हैं उनको पनिशमेंट मिले। तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत है इसमें, बट बेसिकली द वन लाइन आई रीड इज समाहर्तृ प्रदेष्टारः पूर्वम अध्यक्षाणाम अध्यक्षतः पुरुषाणाम च नियमनम कुर्यु, कि जो आपके मैजिस्ट्रेट है, जो नगर अध्यक्ष है, जो धर्मस्थ, जो जजेस हैं, सबसे पहले तो उनको जो ऑफिसर्स हैं हु हैव पावर, उन्हीं को कंट्रोल में करना है, और उससे रिलेटेड जो है वो सारे उनपे पनिशमेंट्स है। पनिशमेंट्स कैसा है कि सपोज कोई ट्रेजरी से कुछ वस्तु गायब करता है, कोई फैक्ट्री से गायब करता है, खेतों में चोरी करता है, वगैरह वगैरह। सो गिवन द मूल्य, उसका कुछ तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स उनको भरना पड़ेगा, कि कितनी वैल्यू की चोरी हुई है तो कितना उनको वापस उन पे कितनी फाइन लगेगी, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट है, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, है ना, कि हर एक डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट्स है, उसके सारे जो हेड्स है, उनके कार्य देखे थे। वो सारे लोग अगर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ ब्राइब ले, या चोरी करे, या चोरी करवाए, वट एवर, या काउंटरफिट सामान कुछ बेचे खरीदे, या जो गवर्नमेंट सील्स हो, गवर्नमेंट पेपर्स हो, उनमें कुछ काउंटर फिटिंग करे,
फ्रॉड करे, है ना, जो भी उनके उनके इसके अंडर आता है, उनके प्रिविलेज के पोजीशन के अंडर आता है, उसमें जो भी गड़बड़ करे, तो उन सबको कुछ ना कुछ दंड है, एंड दीज दंड आर वेरी हेवी दंड, ठीक है। कुछ इसमें तो ऐसा भी है कि दंड जो फाइन है, अगर फाइन नहीं तो फिर क्या करो कि उनके सर पे पूरा गोबर लगा के उनको घुमाओ। ऐसा भी है कि पूरा चेहरा काला बना के उनको हर जगह घुमाओ, लोगों को अनाउंस करो कि ऐसे कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो बार-बार ऐसे करके पकड़े जाते हैं, ठीक है? तो सर पे गोबर, पहले चेहरे पे गोबर लगा के घुमाओ, या क्या मुंडन कर दो, मुंडन करके उनको घुमाओ हर जगह कि ये ऐसा है, ये जो अधिकारी था, ये ऐसा है। तो बेसिकली शेम देम, उनसे आप फाइन तो बहुत ही हेवी फाइन्स इम्पोज करो, या इस तरीके से उनको शेम करो लोगों के सामने, ताकि वापस ऐसे करने की हिम्मत ना करें, ठीक है? तो इस प्रकार के अलग-अलग से है। अच्छा, केवल ऑफिसर्स के लिए नहीं, पर जुडिशरी के लिए भी। तो जुडिशरी के लिए भी उन्होंने एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे-कैसे प्रकार से जो जजेस हैं, क्योंकि हमने देखा था ना, ये जो है वो ऐसा नहीं है कि एक जज है और वो पूरे राज्य में न्याय स्थापना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वीव सीन कि हर एक गाँव में, गाँव जब कुछ-कुछ गाँव मिलकर फिर नगर वगैरह-वगैरह, हर जगह अपना-अपना, जैसे यहाँ पर है, यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यू हैव हाई कोर्ट्स, यू हैव सुप्रीम कोर्ट वगैरह-वगैरह, उस तरीके का तभी भी है। तो ये जो सारे जजेस हैं, जो भी न्याय एडमिनिस्टर करते हैं, उन सब पर भी नज़र रखनी है, और उसमें जो दोषी नहीं है, उनको वो दोषी घोषित कर दे। पैसे लेकर या ब्राइब्स लेकर गलत निर्णय दे दे, या पूछ-परछ गलत करे, जानबूझ के किसी को, जो क्रिमिनल है, उससे उसको वो क्रिमिनल नहीं है, ये प्रूव करने के लिए अपना काम ही ठीक से ना करे। जो एविडेंस सही है उसको एक्सेप्ट ना करे, गलत एविडेंस को एक्सेप्ट करके जो अक्यूज़्ड है उसको फ्री कर दे। ऐसे हर प्रकार के, जिस तरीके से आज भी जो हम देखते हैं कि जो जुडिशरी है, वो कैसे फाइनल आउटकम को इम्पैक्ट कर सकती है, ये तो जानते हैं ना, आखिरकार तो सब उन्हीं के हाथ में है। आप कोई वैलिड आर्गुमेंट को मानो ही ना, और दूसरे साइड बिकॉज़ आप जानते हो कि उसको, यू नो कि इसका आउटकम क्या करना है। तो यू कैन प्ले दैट अराउंड बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, है ना? आपके पास ही है। तो ऐसा करते, जो भी कोई ऐसा, वो जो जजेस अगर करते हैं, तो उन सबको दंड मिलेगा। साथ ही जो लॉ के क्लर्क्स हैं, जो एक्चुअली, जो हमने शुरुआत में देखा था ना, कि अगर किसी को कंप्लेंट करनी हो तो उनके पास जाके वो कहेंगे कि अच्छा, वाद विवाद है, दीज आर द टू पार्टीज, इनका ये है, ये एविडेंस है, वगैरह वगैरह। अगर वो लिखने में वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि एक पार्टी को फेवर करें और दूसरे को नहीं, तो उनको भी आप उसी तरीके से आप क्या कहते हैं, उनको भी आप उसी तरीके से पनिशमेंट दोगे। सो द जुडिशरी इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में कोई कुछ भी कर सकता है, मन में आया, जज ने बोल दिया, खत्म। नहीं, 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 इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। दे आर आल्सो अंडर सुपरविजन। वो लोग के जो निर्णय हैं, उनको केवल, ऐसा नहीं कि उनको, उन पर केवल राय बदली जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर पता चले कि उन्होंने जानबूझ के गलत निर्णय लिया है, तो उनको पनिशमेंट भी देना है, और पनिशमेंट देना ही है। और वो तो अगर आप देखो कि वो एविडेंस है सामने, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पूछना जो चाहिए, यू नो कि दीज क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड, बट वो नहीं पूछ रहे हैं जानबूझकर, या जानबूझकर सारे प्रूफ्स होने के बावजूद जिसको पनिश करना है उसको नहीं कर रहा, और जिसको नहीं करना है कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब ध्यान में रख के उनको भी उतना ही पनिशमेंट दिया जाएगा। अ, उसी तरीके से मैंने कहा कि क्लर्क्स को भी, और उसी तरीके से जो जेलर्स हैं, ठीक है, अभी किसी को जेल हो गई, किसी को कारागार में डाल दिया, तो वो कारागार में जो जेलर्स हैं, वो किसी को बिना वजह फेवर करते हैं, या किसी को जानबूझ के परेशान करते हैं, है ना? कुड गो बोथ वेज, कि उनके पास में पावर है, तो जानबूझ के किसी को बहुत परेशान करते हैं, खाना-पीना नहीं देते, जाने नहीं देंगे, कहीं घूमने नहीं देंगे, विद इन दैट वो। तो उनको भी आप पनिश करोगे, या किसी को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, किसी को भागने में सपोर्ट कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह, अगर ऐसा कर रहे हैं, और स्पेशली भागने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका तो वध ही कर दो। ऐसे दिस इज़ द प्रोविजन प्रोवाइडेड। तो उन पर भी दे आर आल्सो अंडर सुपरविजन, एंड उनको, उनसे ऐसा कुछ गलती होती है, तो उनको भी दंड दिया जाएगा। और अगर कोई लेडी है जो जेल में हो, और उसके साथ कोई, उस पर कोई जबरदस्ती करता है, बी इट अ जेलर और बी इट अ क्रिमिनल, यहाँ वहां जो कन्विक्ट्स है,
वो द पुलिस एज वेल एज ये जो कन्विक्ट्स है वो दोनों को ही क्या कहते हैं कि दंड दिया जाएगा, और किसी किसी केस में तो वो वध भी है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट भी दिया जाएगा इस केस में, अगर स्त्रियों के साथ कुछ गलत होता है। कैसी स्त्रियां जो एक्चुअली जेल्ड है, तो उनके साथ भी आप मन में आया ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, अदरवाइज यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। फिर बेसिकली वही है। फिर इसका जो लास्ट लाइन है दैट्स वेरी नाइस, इट सेज एवं अर्थचरान पूर्व राजा दंडेन शोधये शोधयेयुः च शुद्धार्थैः पौरजान पदान पदान दमैः। कि सबसे पहले तो जो ऐसे हैं, जो ऑफिसर्स है, अधिकारी है, जिनका कर्तव्य है कि जनपद के जो लोग हैं उनको शासन में रखे, उनको डिसिप्लिन में रखे, तो राजा का ही कर्तव्य है कि सबसे पहले तो उन्हीं को डिसिप्लिन में रखे। दंड का उपयोग करके सबसे पहले तो अपने ऑफिसर्स को, जुडिशरी को, पुलिस को, सबको आप डिसिप्लिन में रखो, शासन में रखो, दंड के द्वारा। मेक एन एग्जाम्पल फॉर द पौरजन, जो आपके जनपद के लोग हैं उनके लिए। और फिर ये लोग जो शुद्ध हुए, जो डिसिप्लिन है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जस्टिस डिस्पेंसेशन, जस्टिस डिलीवरी मशीनरी वगैरह, ये सब शुद्ध है, फिर यू कैन एक्सपेक्ट देम कि लोग भी वैसे उनको फॉलो करेंगे और सही से न्याय में रहेंगे और उसका पालन भी करेंगे। नहीं तो आपका सिस्टम्स ही करप्ट है, तो आप लोगों को से क्या एक्सपेक्ट करते हो? सो दिस इज कि बिफोर पनिशिंग अदर्स, सबसे पहले तो जो वो आपके सिस्टम में है, जो एडमिनिस्टर करने वाले हैं जस्टिस, उसी को आप कंट्रोल करें। अच्छा, ओके, सो बिफोर आई गो इनटू द 10th सेक्शन चैप्टर which then starts dealing with certain punishments. किसी को कुछ कहना है, कोई विचार शेयर करना है? आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट्स, मैं वो भी देख लेती हूँ। फिर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज गो अहेड। नमस्ते। सिर्फ एक थॉट था जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब आपने बात की ना कि उसमें एंड में आता था 8वें अध्याय में कि ब्राह्मणों को पनिशमेंट के फॉर्म में टॉर्चर नहीं किया जाता था, लेकिन उससे पहले एक और मैंने वहां पे पढ़ा, उसमें ये भी लिखा था कि जब वो लोग टॉर्चर के अलग अलग प्रकार बता रहे थे कि ऐसे किया जाता है टॉर्चर, ये उनका दंड, उनका क्राइम परखने के लिए। तो उसमें ये भी है कि अ, जो ब्राह्मण है वो, और जिन्होंने वेद वेद का भी पाठ किया है, और जो लोग तपस्वी है, उनको ये टॉर्चर्स नहीं दिया जाता था उस वक़्त, नॉट एज़ अ पनिशमेंट, लेकिन जब क्राइम पता करना था तब। सो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसमें सिर्फ़ ब्राह्मण ही एक्सक्लूडेड नहीं थे, मतलब कि जिन्होंने वेद पाठ भी किया था, उनके लिए भी यह नियम था, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली द फंडा इज कि फिजिकल पनिशमेंट या फिजिकल टॉर्चर आप ब्राह्मणों का नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो लोग भी युद्ध में आपके सामने आए। जैसे अगर आप देखो महाभारत में, तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सारे जो थे ये तो ब्राह्मण ही थे, परंतु वो लोग क्षत्रिय का काम कर रहे थे। वो लोग शस्त्र लेके आपके सामने युद्ध में आए थे, तो उनको आप कर सकते हो, पर जो वैसे नहीं है उनको आप फिजिकली कुछ परेशान नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फाइंड अदर वे। एंड फॉर देम इट वाज मेनली दिस, ये बिकॉज वही है ना कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो लोग जनरली अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं है, वो लोग बहुत शांत जीवन जीते हैं, एटलीस्ट दैट वाज व्हाट द एक्सपेक्टेशन वाज। ठीक है, इतने उपवास करते हैं वगैरह वगैरह, वेदाध्यान में रहते हैं, तो आप फिजिकली उनको नहीं कर सकते कुछ टॉर्चर, परंतु you use other methods which as I said matter to them. So हाँ, so it's the same thing, ब्राह्मण अपीडनीयो जो हमने पढ़ा था, तो वही वही लॉजिक उसमें भी काम करता जी, ओके, थैंक यू। अमित दीदी, यहाँ जो ब्राह्मण शब्द है जो मैं समझ रहा हूँ, वो बाई बर्थ वाली कास्ट से नहीं है। वो इंडिविजुअल किस टाइप के जीवन जीते हैं, भले ही किसी परिवार में जन्म लिए हों, है। राजेश जी, आई विल उनके स्टॉप यू कर्म अगर हियर ब्राह्मण बिकॉज कर्म राजेश है जी, सॉरी उन सॉरी, आई विल स्टॉप यू हियर बिकॉज हमने इस बार पे, इस टॉपिक पे बहुत चर्चा करी है इन सेशंस में, चाणक्य वाले सेशंस में, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट एज आई हैव सेड बिफोर,
इट इज बर्थ बेस्ड। ब्राह्मण जाति की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है, इन जनरल ब्राह्मण जाति। अच्छा, अब जो ब्राह्मण जाति है वो अगर कर्म ब्राह्मणों वाला नहीं कर रहे, एज आई सेड बिफोर, तो उनके लिए अलग से डील किया जाता है, स्पेशली अगर वो लोग क्षत्रियों वाला काम कर रहे हैं और वेपन्स लेके आए हैं। परंतु एज वी सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स इट रेफर्स टू द जाति, सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट हियर, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इनफ। तो दिस इज क्वाइट जाति बेस्ड एज ऑफ नाउ। ओके जी धवल। A very good evening, Ami ma'am. नमस्ते। नमस्ते। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ब्राह्मणों को फिजिकल हार्म का कोई उसमें रूल नहीं है, बट हम जैसे कुछ डिवोटीज होते हैं, स्पेशली लाइक काली जी के या किसी और के, और इन प्रीवियस ईयर्स, मतलब काफी समय पहले ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी किए जाते थे। तो मैम, उन लोगों के लिए क्या किस टाइप के मतलब कि दंड थे? गुड क्या उन लोगों को क्वेश्चन, ब्राह्मणों में इसमें इंक्लूड आगे किया है। जाता था? तो फिजिकल मनुष्य सैक्रिफाइस इज नॉट कॉमन एट ऑल, एंड मुझे नहीं लगता है वेद यज्ञ में कहीं पर भी ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात हुई है। बलि विधान है, ठीक है, बलि विधान है, पर मनुष्य बलि इसके विषय में मैं नहीं जानती। कुछ और उपासना में होता होगा, पर जो वेद वाली है उसमें नहीं है। तो अनलेस इट इज सैंक्शन्ड इट विल बी कंसिडर्ड एज डेथ। आगे हम देखेंगे इसमें कि मनुष्य मांस बेचना, इसको भी एक क्राइम माना गया है, टू द एक्सटेंट कि उसमें वध इज द पनिशमेंट सब्सक्राइब। अमी जी, इसका एग्जाम्पल, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल हमें वो विक्रम वेताल की स्टोरी में मिलता है, जहां पर एंड में वेताल विक्रम को बताता है कि जिस आई थिंक ही वाज अ ब्राह्मण ओनली, जिसके लिए वो वेताल को लेने आया था, वो बोलेगा वो तुम्हारी बलि देने वाला है, ऐसा विक्रम को बोलता है। तो विक्रम फिर आइडिया करते हैं कि जब वो बोलते हैं उसको प्रोस्ट्रेट करने के लिए, विक्रम बोलते हैं आप मुझे पहले करके बताओ कैसे प्रोस्ट्रेट करते हैं, एंड विक्रम beheads him. So वो मनुष्य बलि का ही वो फंडा था वहां पर भी। हाँ, बट अगेन इट सेज द सेम थिंग ना। सो रोहित जो कह रहे हैं कि इट इज नॉट वेद सैंक्शन, सो टू से, एज सच। मैम एक सॉरी मैम, मैम, बट एक इवेंट भी आता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे एक काली जी के भक्त की बलि चढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें काली माँ इंटरप्ट करती है, शायद 4th कैंटो में है इस्कॉन के भागवतम में। तो ऐसा कुछ जगह पे मेंशन्ड है, और मैम हिस्ट्री में भी था कि इंडियन डाकूज क्या बलि दे देते थे अपने विक्टिम्स की, तो इसलिए बस। तो डाकू को तो वैसे ही डाकू जो करते हैं, दैट इज नॉट ये फॉर द सोसाइटी, नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट समथिंग वर्थ फॉलोइंग फॉर द सोसाइटी एट ऑल। जैसे मैं कह रही हूँ, बलि विधान तो है, बट बलि विधान पशुओं का है, बलि विधान मनुष्यों का एज फार एज आई नो नहीं है। इसीलिए तो इवन वो उसमें जो काली उपासना की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाउ देयर आर सर्टेन सेक्ट्स, स्पेशली जो शाक्त ट्रेडिशन में आता है उसमें वो होता होगा, बट दे आर वेरी फ्यू, ठीक है। तो इन दोस केसेस इफ इट इज रिलेटेड टू सर्टेन कल्ट्स, तो इसके बारे में भी चाणक्य ने पहले बताया था कि इवेंचुअल जस्टिस का जो विधान है वो तो राजा का है, परंतु राजा ये बाय एंड लार्ज ह्यूमन बीइंग्स को मारना इज अ क्राइम, ठीक है। परंतु इन अ सर्टेन कल्ट विथ वेरी जस्टिफाइबल परंपरा ट्रेडिशन, इफ दैट इज हैपनिंग, देन द राजा कैन टेक अ कॉल कि ये सही है कि नहीं है। बट बाय एंड लार्ज जहां तक मेरे पढ़ने में आया है, उसमें मैंने मनुष्य बलि का सुना नहीं है। मतलब इसमें भी काफी, हमने जो अर्थशास्त्र में भी बलि की बात तो है, ठीक है, जो अलग अलग अथर्व वेद वगैरह में भी आता है उसमें भी बलि की बात है, बट मनुष्य बलि का विधान डायरेक्टली वेद में कहाँ है, आई एम नॉट अवेयर। ये जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, जो वाजपेयी आप ले लो, या सोम यज्ञ वगैरह वगैरह भी आप ले लो, या अश्वमेध ले लो, या राजसूय ले लो, इसमें किसी में भी मनुष्य बलि का विधान नहीं है। देयर माइट बी सर्टेन शाक्त ट्रेडिशंस जहां पे ऐसा है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, इट माइट बी वर्थ फिगरिंग आउट कि कहां पर ऐसा है, बट इट वाज नॉट एट ऑल वाइड स्प्रेड। और ऐसे सर्टेन डाकू के दस्यूज जिनको कहा जाता था,
ऐसे जो जन्म से ही उनका काम ही वैसे होता था, अगर वो कर रहे थे तो इट वाज नॉट अ नॉर्म बाय एनी मींस। थैंक यू मैम। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक स्टोरी मुझे थोड़ा याद है। आई जी थिंक सो राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी में थोड़ा इसी तरीके से आता है ना कि उनके बेटे की बलि के लिए मतलब कि उनके बेटे का सेक्रीफाइस मांगा गया था बाय वरुण देव, पर आई थिंक सो उनका बेटा फिर भाग गए थे, ऐसा कुछ था। नहीं आई नहीं, वो डोंट तो अलग रिमेम्बर है ना, इट। उसमें तो उनका तो बेटे की मृत्यु हो गई और वो उनकी मृत्यु में अच्छा। उनको अग्निदाह देने के लिए भी वो अपनी पत्नी से पैसे लेते हैं, बिकॉज ही इज अ सर्वेंट, है ना। तो वो अपने पत्नी से पैसे लेते हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ सर्वेंट। तो ही इज लाइक, तुम मेरी पत्नी हो तो क्या हुआ, ये मेरा बेटा है तो भी क्या हुआ, मुझे मेरा हम्म। कार्य है कि मुझे उनसे भी पैसे लेने हैं। तो दैट इज टू शो हिज अच्छा। ऑनेस्टी। आई डोंट थिंक उसमें बच्चे की बलि देने की बात है। ओके, ये मैंने, ये आई थिंक सो एक लेजेंड में वो जो अत्रेय ब्राह्मण है ना उसमें, पर आई एम नॉट श्योर, मैंने वो पूरा पढ़ा नहीं, बस मेरे सुनने में आया अच्छा, तो मुझे वो एक बात 100%। अभी लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है। कोई कहे कि इसके लिए आप मेरे बच्चे का ये ले लो, या जैसे वो इस केस में हुआ था महारानी झांसी झांसी के केस में, कि उनके बेटे को बचाने के लिए उनकी जो उनके साथ थी उन्होंने अपने बेटे को मरवा दिया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। दैट इज नॉट अ यज्ञ रिचुअल बलि। तो अपने पुत्र को सैक्रिफाइस कर देना किसी और के लिए, दैट इज वन थिंग। बट रिचुअली जैसे बकरी चढ़ाई जाती है या कुकड़ा चढ़ाया जाता है, वैसे मनुष्य चढ़ाया गया, नहीं, मैं उस बलि की बात कर रही हूँ। तो बी वेरी केयरफुल। सैक्रिफाइस इज द वर्ड यूज फॉर एवरीथिंग, बट सैक्रिफाइस डजंट नेसेसरली मीन यज्ञ और रिचुअलिस्टिक। तो ऐसा हो कि भाई एक जन बोल रहा है कि वो बकासुर की जो कथा है ना, कि मुझे किसी हर एक घर से एक जन की बलि चढ़ती थी उसे, इन द सेंस वो तो राक्षस था, वो खा जाता था, उसको आप रिचुअलिस्टिकली बलि चढ़ाना नहीं कहोगे। उसका अंत क्या हुआ, भीम ने मार दिया उसे। So we have to be very careful about what do we mean by certain actions. They are not all bali and especially not sanctioned bali. इसलिए बकासुर को मार दिया गया जब वो ह्यूमंस को खा रहा है। जी जी पूनम ओके जी। हाँ नमस्ते। अमी जी, अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को और भीम को लेकर जाते हैं जरासंध से लड़ने के लिए। आई थिंक इट वाज जरासंध जिन्होंने 1000 राजाओं को कैद करके रखा था कि 2 और को बलि मारेंगे। चढ़ाएंगे, करेक्ट वो बलि, उसमें बलि थी, करेक्ट। हाँ, है बट ना? वही ना, इसीलिए तो बट उसको इट मार इज दिया गया। नॉट द नॉर्म इन एनीवन एल्स। बहुत No, but कम सुनाई देता है। नहीं, बट मैं वही कह एक्चुअली रही हूँ यही पूनम एक जी। सुना है हमने, जो सुना अरे है। नहीं, अगेन Yes. what happens in that event, it is not justified what Jarasandh is doing, यस, right? उसको मार दिया गया because he wanted to उसी do को that. रोकने के लिए गए थे वो। करेक्ट। तो वो हमको समझना होगा, सिर्फ क्योंकि उसमें बलि शब्द यूज हुआ है उसका मतलब बलि था, इट डजंट मीन दैट। हाउ वाज द सोसाइटी लुकिंग एट इट? लोग तो अपने हिसाब से जो करना है करेंगे, बट वाज इट That was सैंक्शन्ड not बाय सोसाइटी? acceptable even then. करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी टेक Actually, अवे ये सब चीजें आई हैं. I don't know if any of you remember that movie or ever heard of it. I remember from my childhood. बाद में हमने देखी थी. There was a Dilip Kumar Nimmi movie called उड़न खटोला. उसके अंदर वो बोलते हैं जी जहाज चल नहीं रहा है, ये इतनी विपदा आ रही है, हम लोग पर आपदा आ रही है, नरबली देनी पड़ेगी, तो one girl goes and kills herself. तो ये सब आई थिंक ये बाद में बनाए हुए प्रपंच की यहाँ पे ज्यादा होता था। Although I've heard of one Narbali very recently, अगेन पूनम जी। लेकिन आई विल सिर्फ हमने सुना प्लीज है, लेट्स नॉट गो देखा अस्ट्रे, नहीं है। ठीक है। लेट्स नॉट गो अस्ट्रे। छुटक फुटक होता होगा, हाँ, ठीक है। वो छुटक फुटक होना डज नॉट सोशल सैंक्शन या certain things that happen in a आपदा situation, they are not the norm. लेकिन अमित जी जो कुछ भी बताया गया हो, ये भी हो सकता है वो भी झूठ ही बताया गया हो, हुआ वो ही ना। तो एक चीज है, हाँ, वो तो वही, एक चीज है। उस पर पर हम अगर लोग उसे ज्यादा सच चले भी जाते हैं। मानते हैं तो इट इज नॉट अ रिचुअली प्रिस्क्राइब नॉर्म कि आप भाई बैठे बैठे नरबली देते रहो। ऐसा कहीं पर भी नहीं था, देश में तो बिल्कुल नहीं देखा गया है, ठीक ये है। बहुत सारे और मूवीज वगैरह तांत्रिक में प्रैक्टिस झूठ भी हर बताया एक में गया है। नहीं देते, लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट।
तंत्र इज वास्ट, और तंत्र में जस्ट टू नॉर्मलाइज इट एंड से तांत्रिक प्रैक्टिस में नरबली होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आज भी तंत्र की काफी सारे उपासक है, वो लोग जा जाके नरबली नहीं चढ़ाते। Those are actually very dark practices which certain cults do, which I said in the beginning itself, which is not necessarily looked upon with acceptance. And it is absolutely not allowed in most tantra sects as well. बलि विधान है, but बलि किसकी? पशु बलि का विधान है, but not नर बलि। अगर होगा तो भी specific cases, specific इसमें होगा। So don't say tantric practices. No, tantra is huge, and there are most tantra practices which don't even have any kind of bali vidhan. Some do have bali vidhan. उसमें some extreme practices might have narbali vidhan. Let us not assume कि वो होता था हर जगह, नहीं। और ऐसे कोई करेगा तो my sense based on what Chanakya is saying, as मैंने कहा, unless and until there is a very clear precedence and parampara, it will be considered as human birth. जी आभा जी। आभा जी। Sorry, I was not able to unmute. काफी चर्चा हो गई है इस विषय पर, तो कीपिंग इट ब्रीफ, मैंने हमारे जो अर्थशास्त्र का ये ग्रुप है उस पे एक वीडियो शेयर किया है विच इज बाय आचार्य प्रशांत। द गुड थिंग अबाउट दैट वीडियो इज उन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स में से ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, कुछ पुराण और कुछ जगह भीष्म पितामह ने जो श्लोक कोट किए हैं और बलि के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, कहाँ अलाउड है या नहीं अलाउड है, हाउ टू एक्चुअली इंटरप्रेट द रियल श्लोक फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, उसके बेसिस पे एक सुंदर सा टॉक है। आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट, दोज हु आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रूथ कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है। देन इट वुड बी अ मोर इंटेलेक्चुअल डिबेट और एन आर्ग्यूमेंट रादर देन ये सुना या वो सुना। This would be my suggestion. That's it. जी आवाज, फेयर इनफ, आप वापस उसको शेयर कर दीजिएगा सो दैट अभी वो प्रासंगिक रहेगा जिसको भी सुनना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा सॉरी, एक बात जो राजेश जी ने कही थी, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू दैट। एज आई सेड, इट इज जाति ब्राह्मण एंड मोर और लेस इट रेफर्स टू वेद पाठी, पुरोहित, ब्राह्मण वगैरह वगैरह। अगर सो पार्शियली यस, अगर वो वैसा काम नहीं कर रहे हैं और कोई और ट्रेडिंग वगैरह वगैरह में है तो उनको थोड़ा बहुत वैश्य जैसा ट्रीट किया जाएगा, बट एक्चुअली नॉट, उनको जाति से ही देखा जाता है तभी। ठीक है, सो व्हेन दे से ब्राह्मण, दे आर नॉट कंफ्यूज्ड एट ऑल, दे बेसिकली मीन जाति ब्राह्मण, अनलेस एंड अनटिल they are in a war carrying weapons, in which case you don't think about जाति क्या है। आपके सामने कोई युद्ध में खड़ा है शस्त्र लेकर, तो उसको आपको आपका ओपोनेंट ही गिनना है। अगर वो कुछ जानबूझ के ऐसे कार्य कर रहे हैं फिजिकली, तो फिर आपको उनको वही गिनना है, बट अदरवाइज इट्स लार्जली जाति ब्राह्मण। एंड बाय एंड लार्ज उस समय सब लोग अपने अपने वर्णों का ही काम करते थे, अपने अपने जातियों का ही काम करते थे। ठीक है, देयर वर मूवमेंट्स, नॉट टू से कि इट वाज नॉट वेरी, इट वाज वेरी रिजिड, ल्यूसिड वो था, फ्लूइड वो था इन टर्म्स ऑफ पीपल टेकिंग अप अदर ऑक्यूपेशंस एंड स्टफ, बट लेट्स आल्सो बी क्लियर, वो बाकी तीन वर्ण में अधिक था, बाकी तीन जातियों में अधिक था। यू वोंट सी सडनली कोई वैश्य है, ये है, वो पुरोहित बन गया, ऐसा नहीं होता था अनलेस एंड अनटिल उस जाति स्पेसिफिक कोई उपासना हो, जिसमें फिर होता था। ठीक है, जाति स्पेसिफिक कोई मंदिर हो तो वहां पर कुछ होंगे उनके पुरोहित, कुछ कार्य करने वाले, तो वो उनके जाति के हो सकते हैं, बट इट वाज नॉट एज इफ जो बाकी लोग थे वो वेद अध्ययन करने लगे थे, नहीं, ऐसा नहीं था। द फ्लूइडिटी वाज देयर इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशंस, बट टिपिकली फॉर नॉन वेदिक, फॉर नॉन वेद अध्ययन रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट।
बिकॉज आप देखो तो जो वेद अध्ययन वाले जो ब्राह्मण होते थे, वी सीन दिस बिफोर, ये वापस बात निकली ऐसे मैं कह रही हूँ कि उनके लिए कितने सारे स्ट्रिक्ट लाइफ था। द क्या कहते हैं कि एज यू गो डाउन, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण छोड़ दो और बाकी सबके लिए बहुत सारी फ्रीडम है इन हाउ दे कैन लिव देयर लाइफ, हाउ दे कैन इंडल्ज। पर ब्राह्मणों के लिए that itself was very narrow. The expectation of discipline, self-discipline was the highest for them. ठीक है, and only when that kind of self-discipline, ऐसे kind का जीवन जिया जाए जिसमें उनको कमाने तक का right नहीं दिया गया है ना। They were mainly based on अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन और दान और भिक्षा लेना, ये होता था। तो इस प्रकार का जो जीवन वो जीते थे, इतना ज्यादा ऑस्टर, इतना ज्यादा डिसिप्लिन, बाकियों को वैसा नहीं था। खाने पीने में रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकियों को इतना नहीं था। ठीक है, कि सुरापान, इसमें सुरापान के लिए भी उसमें लिखा है कि इनके सर पे तो आप स्टैम्प कलंक लगा दो। वी सॉ दैट, राइट? बट वी आल्सो सॉ कि एक्चुअली सुरापान वाज रेगुलेटेड इन चाणक्य's टाइम फॉर एवरीवन एल्स, but there were more impositions of these kinds on a brahman who is a vedadhyayi brahman, especially a purohit especially. और अगर कोई तपस्वी सन्यासी है तो उनको तो अलग से वैसे ही डील किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स नॉट कीप गोइंग बैक इनटू दिस डिस्कशन अगेन एंड अगेन, हमने पहले भी किया था, बट आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू पीपल, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स हियर। वी डोंट हैव टू बी अपॉलोजेटिक अबाउट हाउ द सोसाइटी वाज, क्योंकि उस समय सब लोग अपने अपने परिवारों का ही कार्य करते थे, ऐसा ही था, आज के जैसा नहीं था। थिंग्स वर डिफरेंट एंड दैट वर्कड फॉर देम, दैट वर्कड फॉर देम फॉर क्वाइट अ व्हाइल। देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। जो उपजाने वाली बात है वो है ऑपरेशन, कि एज इफ प्रत्येक जाति दूसरे जाति पे ऑपरेशन करती थी, ऐसा नहीं था। देयर इज अ सिम्बायोटिक इंटरडिपेंडेंस। अगर एक जो जाति है वो अपना कार्य नहीं करेगी तो बाकी लोग रहेंगे कैसे? सबका अपना अपना कार्य था, अपने अपने आजीविका के साधन उनको उपलब्ध हो, वो था। सो एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड स्पेसिफिक आजीविका, प्रोविजन फॉर आजीविका, दिस वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स of the varna vyavastha, the jati vyavastha that we had. And of course you learn from within the family itself. Okay, so okay, anyways, that's that. आगे बढ़ते हैं, 10वां अध्याय, एकांग वध निष्क्रिय। तो इसमें अभी आगे के चैप्टर में एक्चुअली 6:30 हो गए हैं, तो क्या करें? आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि इसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। छोटा सा चैप्टर है बट फिर भी। तो 10वां 11वां दोनों ही पनिशमेंट रिलेटेड है, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम वील फिनिश। प्रार्थना कर ले। आज कौन कहेगा प्रार्थना?